चलिए, तो मैं आपका मेंटर सिद्धार्थ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और सेक्शंस लेकर के आया हूं जो कि हमें जानने ज़रूरी हैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि फर्स्ट टॉपिक इज आर इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश का बहुत ज़्यादा वेटेज है और इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं, और उसके लिए हमें जो प्रिपरेशन करनी है वो फुल फ्लेज करनी चाहिए, क्योंकि इस बार देखने को मिला है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी लोगों के 100 परसेंटाइल आए हैं, और प्रेप गुरु से तो स्पेशली कई लोगों के इंग्लिश में 100 परसेंटाइल आए हैं। चलो टॉपिक्स देखते हैं कौन कौन से इसके अंदर है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वोकैब, अनदर टॉपिक इज ग्रामर, थर्ड टॉपिक इज verbal RC poem and rearrangement, and fourth topic is verbal ability, analogy and figure of speech। तो vocab हमारे लिए क्या है? vocab is very important, जो कि कई सारे एंटोनिम और सिनोनिम जो है वो आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे किसी का भी एंटोनिम पूछ सकते हैं, किसी का भी सिनोनिम पूछ सकते हैं, और ये आपको याद करना पड़ेगा इन चीज़ों को। ठीक है, जितना मैक्सिमम आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें जितने भी रिलेटिव वर्ड्स आते हैं उनको आप नोट करें, उनको अपने न्यूज़पेपर से फिर डिक्शनरी में देखें, उसके उस कंटेक्स्ट से अगर आप याद करते रहेंगे विद द कंटेक्स्ट, तो आपको वो एंटोनिम और सिनोनिम या उसकी मीनिंग ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी रादर देन मगिंग अप। तो उसके बाद अगला इज ग्रामर। ग्रामर के अंदर वर्ब्स हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गया, ठीक है, उसके बाद टेंसेज हो गए। तो टेंसेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट बन जाता है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें वो आपको बताते हैं कि कौन से वर्ब्स भरने हैं, क्या सेंटेंस का मतलब आपको कौन सा आपको टेंस का यूज़ करना है, कौन सा टेंस का यूज़ नहीं करना है। फिर आपका थर्ड पॉइंट इज वर्बल। वर्बल के अंदर क्या है? आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे पैसेजेस को पढ़ना है, कैसे पूरे कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है, एंड व्हाट टू कॉम्प्रिहेंड, क्या पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, ये कैसे चेक होता है। उस पैसेज पे बेस्ड देयर विल बी सम क्वेश्चंस जो आपको पैसेज से पढ़ के आंसर करने हैं। अब अगर आपको पैसेज पढ़ के समझ ही नहीं आएगा तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस आप मार्क कैसे करेंगे? तो जब अगर पैसेज को अगर अपनी रीडिंग सुधारनी है और उसको तेज करना है तो मिनिमम डेली एक पैसेज आपको सॉल्व करना ही चाहिए, और वो पैसेज इजी ना होकर के थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। ऐसा नहीं कि आपने एकदम टफ उठा लिया, मॉडरेट जैसा पेपर हो, पैसेज हो जिसमें आप अपने टाइम को कैलकुलेट करें 5 से 7 मिनट्स के बीच में, एंड सी हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन डू इट इन दैट टाइम लिमिट। उससे क्या होगा कि आपके ऊपर प्रेशर में सॉल्व करने का, आपको हैंडलिंग करने का तरीका मिल जाएगा। तो आरसी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई सा भी पेपर दें, अभी दें, इन फ्यूचर दें, तो आरसी विल बी द मेन कॉम्पोनेंट फॉर एनी ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। सो आपको प्रैक्टिस करने उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आरसी को आप प्रैक्टिस करें, मैंने आपको तरीका बताया है। स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ते चलो। न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ क्या वो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो रीडिंग न्यूज़पेपर जो है वो आपका इट विल इंक्रीज एवरीथिंग। फर्स्ट इज हाउ टू यूज़ द वोकैब, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो इंग्लिश के जो वर्ड्स आते हैं जो जल्दी लोगों को समझ में नहीं आते, यू कैन लुक इट इनटू द डिक्शनरी और उसकी मीनिंग को आप नोट कर सकते हैं अलॉन्ग विद देयर एंटोनिम एंड सिनोनिम। तो इसी हिसाब से उस वर्ड का एंटोनिम भी पता चल रहा है और उस वर्ड का सिनोनिम। एंटोनिम मतलब क्या हो गया आपका ऑपोजिट, सिनोनिम मतलब क्या हो गया आपका मतलब एक तरह से कह सकते हैं उसके जैसा, जो सिमिलर मीनिंग वाला रहता है। ठीक है, तो ग्रामर में आपका अगर देखोगे तो वर्बल आरसी अगर पढ़ रहे हो तो यू आर करेक्टिंग योर टेंसेस, कि किस हिसाब से टेंस का यूज किया जा रहा है, कब फ्यूचर परफेक्ट यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, कब प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज किया जा रहा है, कब प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज किया जा रहा है। तो दो सेंटेंसेस कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज्ड बाय द आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन इज गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी सेक्शन। क्या फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल, एफओएस स्टैंड्स फॉर फिगर ऑफ स्पीच। तो क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है किसी भी पैसेज के अंदर या किसी सिंपल वर्ड लाइन के सेंटेंस के अंदर, वो दैट यू कैन ऑल्सो गेट इट फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपसे फोर्स कर रहूँगा कि आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते रहें। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई जगहों पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं देता तो वो पोएम दे देते हैं। तो पोएम के अंदर क्या होता है, उसके एक्सट्रैक्ट्स, मतलब पोएम दे दिया और फिर उसके बाद उसका कहने का क्या कंक्लूजन्स हैं या फिर क्या एक्सट्रैक्ट करते हो आप उस पोएम से, वो सारी चीज़ें ऑप्शंस के अंदर आती हैं। तो वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पार्ट जो हमारे वर्बल के अंदर आता है इज रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस। कई अक्सर बार देखा गया कि वो लोग क्या करते हैं, एक पैरा जंबल करते हैं। क्या करते हैं, एक पैरा जंबल करते हैं और उसमें जो सेंटेंसेस हैं वो अलग अलग मार्किंग उनकी कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि they'll break a sentence into A, B, C, D।
ठीक है ना, अ सेंटेंस विल बी ब्रोकन इनटू ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट एंड इट विल बी लाइक इन एनी ऑफ द ऑर्डर. यू हैव टू रीअरेंज एंड मेक इट अ मीनिंगफुल सेंटेंस. मतलब आप ए बी सी डी को इस तरह से यूज करें कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए. हो सकता है बी पहले आ जाए, सी आ जाए, फिर ए आ जाए, फिर डी आ जाए. तो किसी भी सेंटेंस को वो जब ब्रेक कर देते हैं 4 पार्ट्स के अंदर या 5 पार्ट के अंदर, उसके बाद आपको यू हैव टू रीअरेंज कि ऑर्डर क्या होगा. ऐसा हो सकता है ऑप्शन के अंदर हो, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन 1 हो बी सी ए डी, ऑप्शन 2 हो बी ए सी डी, ऑप्शन 3 हो सी ए बी डी और ऑप्शन 4 हो डी सी ए बी. तो you have to choose among these 4 options कि which is the correct option which is making sense of these parts after rearranging. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम रीज को रीअरेंज करें और मीनिंगफुल सेंटेंस बने. और मीनिंगफुल सेंटेंस बनने के लिए यू हैव टू नो सम ऑफ द बेसिक रूल्स कि कभी भी किसी आपके अगर बीच का सेंटेंस है, ठीक है, अगर मेन सेंटेंस है, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस कैन नॉट बी स्टार्ट विद प्रोनाउन. ठीक है ना, जैसे इस बिगिनिंग अगर आपको पहला सेंटेंस यूज करना है, यू कैन नॉट स्टार्ट विद प्रोनाउन. वो किसी नाम से होगा, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन से होगा, नाउन से होगा. ठीक है, तो ये सारे कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए फॉर रीअरेंजमेंट. चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्बल एबिलिटी, एनालॉजी एंड एफओएस. ठीक है ना, एफओएस इज फिगर ऑफ स्पीच, जैसे मेटाफर हो गया, ठीक है ना, पर्सोनिफिकेशन हो गया, सिमिली हो गया, ठीक है, उसके बाद एसोनेंस हो गया. तो ये सारी चीज़ें हैं हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है वो आपको सेंटेंस दे लास्ट की विच फिगर ऑफ स्पीच इज दिस. ठीक है ना, तो ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेटाफर भी पता चल जाए, मतलब कि कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हो सकता है, ये सारी जो चीज़ें. एनालॉजी में मतलब क्या देखें, दे गिव रिलेशन बिटवीन दी एनी टू, मतलब लाइक ए एंड बी is somehow related, then they will ask how is C related to D. मतलब A और B का रिलेशन they'll give and they'll ask relation of C with respect to D और D की चीज़ों को ऑप्शन में डाल देगा. तो दिस इज वर्बल एनालॉजी. तो वर्बल एबिलिटी, वर्बल एनालॉजी एंड फिगर ऑफ स्पीच, आरसी, ग्रामर एंड वोकैब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. अब बुक्स अगर देखी जाए तो देयर आर मल्टीपल बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट. आप कितनी भी बुक चाहे खरीद सकते हैं एंड यू विल नॉट बी एबल टू कवर इट, फ्रैंकली स्पीकिंग. ठीक है, आप कभी दिशा की बुक भी खरीद सकते हैं, कोई सी बुक खरीद सकते हैं, वेरेन एंड मार्टिन खरीद लो ग्रामर पढ़ने के लिए, वर्ड पावर मेड इजी खरीद लिया आपने वोकैब पढ़ने के लिए, पर ये कभी भी सफिशिएंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हर जगह आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी. वर्ड पावर मेड इजी में यू विल गेट ओनली वोकैब, उसका सेंटेंसेस का यूसेज भी यू विल ऑल्सो गेट. ठीक है, रेन एंड मार्टिन के अंदर हो सकता है आपको वोकैब उतनी ना मिले पर ग्रामर पूरा मिल जाए, आरसी मिल जाए. पर तो अगर आप ऐसे खरीदने गए तो यू विल हैव टू बाय मल्टीपल बुक्स, एक बुक यहाँ से एक बुक यहाँ से, विच इज़ गोइंग टू इंक्रीज द कॉस्ट. ठीक है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा आपका पैसा लग जाएगा. प्लस क्या आप इतनी सारी सोर्सेज को लेके पढ़ोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप सही से पढ़ पाओ, पर ये आपके ऊपर है कि आप कौन कौन सी बुक्स खरीद के पढ़ सकते हैं. पर अगर आप कोई भी बुक खरीदने जा रहे हैं तो देन आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू लुक फॉर दीज टॉपिक्स. मतलब उसके अंदर वोकैब होना चाहिए मस्ट, उसके अंदर ग्रामर होनी चाहिए मस्ट, उसके अंदर वर्बल, आरसी, पोएम एंड रीअरेंजमेंट होना चाहिए मस्ट, वर्बल एबिलिटी, एनालॉजी एंड फिगर ऑफ स्पीच. दीज component should be, these topics should be present in that book. वो बुक देख के ही आप बुक खरीदना, वरना मेरे ख्याल से पैसे वेस्ट हो जाएंगे, या you will have to buy multiple books for covering these topics. अच्छा, अगर आप चाहें तो हमारे वेबसाइट पे भी जा करके, ठीक है ना, आप विजिट कर सकते हैं, या फिर आप ये देख सकते हैं कि जो हमने अपना करिकुलम बनाया है, हमने जो CUT की बुक्स बनाई हैं वो इसी चीज़ को फोकस करके बनाई हैं कि उस बुक के अंदर यू विल गेट वोकैब ऑल्सो, मल्टीपल वोकैब विद मल्टीपल, देयर आर मोर देन 300 and 400 क्वेश्चंस फॉर वोकैब प्रैक्टिसिंग. मतलब आप वोकैब को याद कर सकते हैं थ्रू MCQ क्वेश्चंस ऑल्सो. वी हैव मल्टीपल क्वेश्चंस फॉर ग्रामर, वर्बिलिटी, एबिलिटी, आरसी, पोएम एंड रीअरेंजमेंट. तो हमारे पास बहुत, जो आप 4 जगहों से बुक खरीद के लाएंगे, हमने एक अपने कोर्स में भी एक बुक बना रखी है जिसमें उस बुक के अंदर वी हैव all these topics and these topics are very well segregated along with many MCQs, जिसमें आप जो हैं प्रैक्टिस कर करके चीज़ों को याद कर सकते हैं. भाई मेन पार्ट फॉर सॉल्विंग एनी एग्जामिनेशन और फॉर क्रैकिंग एनी एग्जामिनेशन इज प्रैक्टिस. ठीक है ना, यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, यू विल बी एबल टू थिंक लाइक दैट थिंग कि आप एग्जाम में कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे. तो मेन चीज़ इज यू विल हैव टू प्रैक्टिस हमने भी करानी है. और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आपको बाहर से बुक देखनी है तो गो फॉर इट, पर लुक फॉर दीज टॉपिक्स इन दैट बुक. अगर ये सारे टॉपिक एक बुक में कवर हो रहे हैं तो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहे हैं देन यू विल हैव टू बाय मेनी बुक. आप चाहें तो हमारा कोर्स का भी मटेरियल ले सकते हैं और देख सकते हैं कि उसके अंदर हमने कैसे उसको वेल डिफाइन किया गया है. चलिए,
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आर नेक्स्ट सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, विच कंप्राइजेज ऑफ साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। मतलब आप क्या सब्जेक्ट लेकर के अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके अंदर कई सारे सेक्शन हैं, जैसे साइंस होता है, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है, किसी का ऑप्शनल, किसी का होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, किसी का होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ्स। तो कई सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, और कई जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की मांगता ज़रूरी है कि जो आपने 12th में पढ़ा हो वही आपने CUET में दिया हो डोमेन सब्जेक्ट के लिए, और उसी के थ्रू आपको क्या मिलेगा, एडमिशन अलग अलग कोर्सेज के लिए मिलेगा। अगर आपने कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो 12th में नहीं पढ़ा है, देन यू कैन नॉट चूज इट एज योर डोमेन सब्जेक्ट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो कॉमर्स सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ ये अलग अलग सेक्शंस हैं फॉर विच देर आर मेनी बुक्स। अब बुक्स के बारे में भी विल डिस्कस अबाउट इट, पर ये जान लीजिए कि साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ 3 अलग अलग हमारे डोमेन सब सेक्शंस हैं, जिसके अंदर अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आपका आ जाएगा कि आप पॉलिटिकल साइंस आ गया, हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया। कॉमर्स में अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स आ गया, अकाउंटिंग आ गया। साइंस में देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो आ गया। तो ये सारे हमारे कई सारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको एक पेपर देना पड़ेगा। तो एक लैंग्वेज का पेपर इज कंपलसरी, और 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा जिस भी आप फील्ड से हैं, ठीक है। तो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है वो ज़्यादा ज़रूरी है, उससे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका स्कोर डिसाइड करेंगे। अगर इसी की वजह से आपको क्या होगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा। तो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ या डोमेन सब्जेक्ट को हल्का अगर आपने ले लिया, देन यू आर किलिंग योर चांसेस टू बी अ पार्ट ऑफ योर ड्रीम कॉलेज। जो भी आपका कॉलेज हो, DU हो, JNU हो, कोई सा भी कॉलेज हो, ठीक है ना, वो आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, जो भी आपकी मर्जी हो, पर यू विल हैव टू फोकस ऑन दीज सेक्शंस फॉर गेटिंग इनटू योर ड्रीम कॉलेज। और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th NCERT। जैसे क्लास 12th NCERT इज सफिशिएंट। अगर आप पेपर देखोगे तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास 12th NCERT। तो NCERT से पढ़ना इज सफिशिएंट, पर प्रॉब्लम ये है कि NCERT जो है उसके अंदर कई सारे टॉपिक्स जो हैं दे आर नॉट वेरी वेल कनेक्टेड। मतलब लिखा है, फिर उसके बाद दे जंप इनटू इट। जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स में बीच के रेफरेंसेस गायब हैं, ठीक है। ऑल्दो पेपर जो है NCERT से ही बन रहा है, पर कुछ रेफरेंसेस गायब हैं जो कि इजी है हमें याद करने के लिए। हो सकता है वो आपसे पूछा ना जाए, पर उससे रेफरेंसेस याद करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो देयर यू विल हैव टू हैव सम रेफरेंसेस बुक, जिसकी वजह से NCERT रीडिंग विल बिकम इजी। अगेन हमने जो है डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड कई सारे, मतलब वी हैव अराउंड 1000 to 1500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर ईच सेक्शन। लाइक फॉर हिस्ट्री वी हैव, for medieval we have 1000 question, for modern we have 1000 question, in all for history we have 3000 questions, जिसको हम कंबाइन करके अलग अलग क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और उसको हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं। आप अगर टॉपिक को उसके बाद अगर आपने पूरे NCERT पढ़ा एंड विल स्टार्ट सॉल्विंग आवर MCQ सीरीज, तो आपको समझ में आएगा कि दिस विल रियली हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो NCERT तो सफिशिएंट है, बट यू विल हैव टू हैव सम रेफरेंस बुक्स। अब आप उसके लिए हमारी रेफरेंस बुक्स को जो है पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई दूसरी बुक हो जो NCERT के लिए रेफरेंस बुक्स की तरह इस्तेमाल की जा सकती है, तो आप उस रेफरेंस बुक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब आप याद रखना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की भी NCERT आती है, कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स की भी आती है, अकाउंटिंग की भी आती है, और ह्यूमैनिटीज़ की तो आती ही आती है। तो हर की आपको क्लास 12th की NCERT मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द वेबसाइट। अगर आप हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं तो भी वो बहुत महंगी नहीं आती, पर अगर आपको ऑनलाइन पढ़ने की आदत है तो आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने NCERT की वेबसाइट से। इट इज़ रियली वेरी मतलब इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और बाहर मार्केट में भी तो ये सस्ती भी है। अभी कुछ रैशनलाइज किया गया है, कुछ चैप्टर्स को हटाए गए हैं। लेट्स सी अगर CUT में वो चैप्टर्स जो हैं आने वाले एग्जाम में उसको रिवाइज करके हटाया जाता है कि नहीं हटाया जाता है। अगर नहीं हटाया गया देन यू विल हैव टू रीड ओल्ड NCERT। अगर हटा दिया जाता है तो यू विल हैव टू रीड रैशनलाइज NCERT, जिसमें कुछ चैप्टर्स को हमारे रिमूव कर दिया गया है। पर मेन पॉइंट इज कि NCERT पढ़ना एकदम से ईजी नहीं हो जाता। यू हैव टू रीड सम रेफरेंस बुक। उसके लिए आप प्रेप गुरु की मैगजीन्स पर बुक्स पढ़ सकते हैं, उसके साथ MCQ क्वेश्चन लगा सकते हैं। हर टॉपिक पे आपको इतने MCQ मिल जाएंगे कि आपको टॉपिक अपनी रीडिंग से तो समझ में आएगा ही आएगा, साथ ही साथ MCQ से भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि
आप जो है कोई दूसरी बुक खरीदो ही खरीदो, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डू वट एवर यू फील लाइक। अगर बुक समझ में आ रही है तो आप इसको पहले इंस्टेंस पे रीड कर लो, नहीं आ रही है तो कोई रेफरेंस बुक पढ़ो, उसके बाद इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि वी आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है कि कुछ चीज़ों के मॉक सेक्शंस बनाए हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ों के ऊपर हमने सेक्शनल क्वेश्चंस बनाए। तो ऐसा होगा कि पूरा जो CUT का जो पेपर है आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना योर माइंड विल बी अडाप्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो आप अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, सेक्शनल मॉक्स हो गए, फुल मॉक्स हो गए, ये सब बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आपका दिमाग एक्टिव रहेगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, उतना ज़्यादा आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे और सोच पाएंगे कि हाँ ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, हाँ दिस इज़ करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी, दिस विल कम थ्रू टेस्ट सीरीज, दिस विल कम थ्रू मॉक्स। तो उसके लिए भी हमने क्या किया है, सेक्शनल मॉक्स भी कई सारे बना रखे हैं और फुल लेंथ मॉक्स भी कई सारे बना रखे हैं। तो क्वेश्चन MCQs तो है ही है, साथ में यू गेट एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज, एक्स्ट्रा मॉक पेपर्स, ठीक है ना। और उसके मॉक्स में सिर्फ हम आंसर नहीं दे देंगे, विल गिव द फुल एक्सप्लेनेशन कि भाई ये सही है तो ये क्यों सही है, सारी चीज़ें हम उसके अंदर दे रहे हैं। ये हमारी वेबसाइट है, इसमें टेस्ट सीरीज में जा सकते हो और हमारे कोर्सेज में जाके चेक कर सकते हो। वी आर हैविंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज फॉर 2024 एंड वी स्टार्टेड फॉर 2025 ऑल्सो। 2023 वॉज वेरी सक्सेसफुल। इसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 100 परसेंटाइल को स्कोर किया। देयर वॉज अ स्टूडेंट विनम मेहरोत्रा हु स्कोर्ड 800 आउट ऑफ 800, मतलब पूरे के पूरे नंबर जो थे उसमें आ गए, ठीक है। तो ये टेस्ट के अंदर जो भी कोर्सेज हैं ये आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहीं पे हमारा टेस्ट सीरीज भी है, यू कैन टेक आवर टेस्ट सीरीज। उसके अंदर आप प्रैक्टिस करो, खूब सवाल लगाओ, सेक्शनल लगाओ, मॉक लगाओ, फुल लेंथ लगाओ, कुछ भी लगाओ, बस स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द हाई टाइम यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें अगर आप लॉग इन करते हैं यू विल गेट एक्सेस टू आवर स्टूडेंट पोर्टल। आप स्टूडेंट पोर्टल पर जा करके लॉग इन करने के बाद जब चेक कर सकते हैं कि क्या कंटेंट यहाँ दिया जा रहा है। बहुत सारी लाइव क्लासेस भी इसके अंदर चल रही हैं। तो हमने डोमेन के लाइव भी स्टार्ट कर रखे हैं, GK GT भी कर रखा है। चलो, तो लास्ट टॉपिक आर लेफ्ट इज फॉर आवर CUT एग्जामिनेशन इज जनरल टेस्ट, जिसे GT या फिर GK भी कहते हैं, ठीक है ना। तो GT GK के साथ क्या है, GT GK जो है इट इज ऑप्शनल फॉर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी। मतलब अगर देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है आपका GT को नहीं लेती, पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी वेयर इट इज़ कंपलसरी इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है, JNU में कंपलसरी है, साथ ही साथ BHU में कंपलसरी है। तो अगर आपको GT लेना है और सिर्फ DU की जगह अपने जो एरियाज उसको स्पैंड करना है, तो आई sincerely tell you that you have to take general test very seriously. This section should be taken very seriously, क्योंकि अगर DU अगर किसी को नहीं मिल पाता है then there should be more options. तो more options जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी is very good university, you know, renowned university. BHU is very renowned university. तो ये सारी बड़ी renowned universities हैं. JNU is very renowned university, and if GT is compulsory there then you should take this test. तो GT लेना बहुत ज़रूरी है। अब GT के अंदर क्या है, GT के अंदर ऑप्शनल फॉर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में है भी। तो आपको उस हिसाब से इसको प्रिपेयर करना है एंड आई थिंक यू शुड टेक दिस टेस्ट। आपको ये टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए, क्या पूछता है, जनरल एप्टीट्यूड। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, किसी का परसेंटेज कितना होगा, ठीक है ना, समथिंग ऑफ दिस इज 80%, तो व्हाट इज समथिंग, मतलब किसका 80% 320 होगा। तो ये तो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हो गए। कोई सामान बेचने पे इतना प्रॉफिट हो रहा है तो व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हो गए। कुछ सिंपल इंटरेस्ट के भी रहेंगे कि 2 साल पे सिंपल फॉर्मूला रहेगा P/R/T/100। तो बहुत ही ईजी टाइप का इसका जनरल एप्टीट्यूड रहता है। वो लगता है कि सर हम करेंगे कैसे, क्योंकि इट्स मैथ, बट बिलीव मी वो सिंपल कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जिसमें बस आपने फॉर्मूले डाले और यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अब 2 ऑप्शन है, या तो आप छोड़ दें, ठीक है, तो यू विल रिस्ट्रिक्ट योर ऑप्शंस, या तो उसके लिए हम खूब मेहनत कर लें, सारे फॉर्मूलेस को ध्यान से पढ़ लें, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं एज अ मेंटर आई वुड सजेस्ट कि डोंट टेक दिस सेक्शन लाइटली, क्योंकि इट विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड यूनिवर्सिटी अपार्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा भी अगर आप चाहते हैं कहीं और अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिलना, तो GT कई जगहों पे इट इज़ वेरी कंपलसरी। रीजनिंग सेक्शन इज़ वेरी वेरी ईजी, A फिर C फिर E फिर नेक्स्ट इन द सीरीज़ क्या आएगा, या फिर कुछ होगा 1 5 9 13, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नंबर सीरीज हो गया, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो गया, ये सारी चीज़ें
मेन पार्ट आता है जीएस, जीके, जीटी, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में जैसे कई क्वेश्चन आता है कि इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ खुल गया, ठीक है। उसके बाद ये पूछा जाता है किसको ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड मिला है। तो जीके में जो भी सेक्शन है ये हमारी वेबसाइट पे, मैं तो बाहर का बता ही नहीं रहा, ये हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पे अगर आप देखेंगे जिस पे ये वीडियो है, इस पे लगातार जीके की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है 1 by 1 कवर कर रहे हैं करंट के, अलॉन्ग विद द स्टैटिक थिंग्स। मतलब जरूर अगर वो करंट में इंपॉर्टेंट है तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल रिलेवेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस की जा रही हैं। तो करंट तो यहाँ से हो जाएगी। जीके में क्या पूछ सकता है आपसे, जीके एंड जीटी में, जीके एंड जीके दिल हिलास कि कौन सा डैम सबसे ऊंचा डैम है। जैसे हमें पता है कि सबसे ऊंचा डैम है स्टेहरी डैम, कौन सा डैम सबसे लंबा डैम है हीराकुद डैम, ठीक है। तो ऐसे पूछेगा कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी सिटी किस नदी के किनारे है, ठीक है। साथ ही साथ वो आपसे ये पूछ सकता है कि वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि हम इसको पूरी तरह से कवर कर लेंगे। अगर आपको कोई सोर्स मिलता है तो आप उसे कवर कर सकते हैं, नहीं तो हमने पूरा ये जो नोट्स हैं कंपाइल करके रख रखा है। कुछ इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन में है जो से हमने बना रखा है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स ने जीटी में इसलिए परफॉर्म अच्छा किया क्योंकि एक ही चीज़ नहीं बताई जा रही है, उससे रिलेटेड थॉरली जितनी भी चीज़ें सब बताई जाएगी। जैसे अगर उसने लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि अयोध्या किस नदी के किनारे, ठीक है, या पूछा था कि सरयू नदी के किनारे कौन सा सिटी है, ठीक है। तो हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेजर टाउन्स एंड रिवर्स की थी जो कि किस नदी के किनारे कौन सी है, जैसे उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। ऐसे जितने भी एरिया हैं हमने कवर किए थे। पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना, पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट था, पहला नेशनल पार्क हमारा जिम कॉर्बेट था, पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। तो ये सारी चीज़ें जो कि पहली हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो कि सबसे बड़ी हैं, ठीक है। सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ लग रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे ऊंचा कोई स्टैचू कहाँ लग रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितना भी सुपरलेटिव है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस हिसाब से हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सेक्शन के लिए, क्योंकि ये सेक्शन भी डिसाइड करता है बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में कि आपको आपका मनचाहा कोर्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और कोई भी इंक्वायरी आप लेना चाहते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे फ़ोन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। पर जो स्टडी मटेरियल है वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली हम बनाया गया है और उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए चाहिए, फ्रॉम ज़ीरो यानी फ्रॉम बिगिनिंग टू सिलेक्शन। यहाँ हम आपके साथ हैं, गाइडेंस हमारा है, ठीक है, पूरा गाइडेंस हमारा रहेगा, पर मेहनत आपकी है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। CUT 2024 में भी वैसे ही रिजल्ट देना है जैसा CUT 2023 में रिजल्ट दिया था। आप लोग बने रहिए इस चैनल पे, और भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, डू लाइक सब्सक्राइब।